टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीते दिनों मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे इस मामले में अब पाकिस्तान सरकार ने भी पहली बार दखल दिया है। सीमा और सचिन साल 2019 से ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। तो ऐसे में अब इन चर्चाओं पर जहां अब जांच एजेंसी भी आगे आई है, तो वहीं जब इस मामले में प्रयागराज की जनता से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था सचिन और सीमा के प्यार को लेकर और कितनी सच्चाई है, क्या कहना, आइए दिखाते हैं। मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती है। इस विषय में पूरी भारत सरकार को संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए कि वास्तव में वो लोग कौन हैं, कैसे आ गए हमारे यहाँ भारतवर्ष में। तो इस तरह के लोगों को तो अंदर आनंद प्रवेश वर्जित करना चाहिए, और क्या नाम लेके क्या नाम बदल के हमारे देश में आ गए, इसे भारत सरकार को इसको संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। क्यों सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे आप बना दिए, कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम में बना दिए, कुछ भी किसी का नाम कर दिए, तो हम कैसे जान जाएंगे वो कहानी सही है। तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें सत्यता तो नहीं होती है। इसलिए इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए भारत सरकार को कि वाकई में वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, क्या ये चाहते हैं। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका, प्रयागराज। देखिए, सीमा हैदर का प्रथम दृष्टिया हाव भाव और इनका जिस तरीके से देश में कह सकते हैं अवैधिक रूप से एंट्री करना, ये अपने आप में ही अवैध है। और इनका हाव भाव जिस तरीके से ये कहना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन इनफ्लुएंट इंग्लिश बोलना और जैसे जवाब देना, हालांकि यूपी एटीएस इनको गिरफ्तार कर ली है, पूछताछ कर रही है। और जहाँ तक ये मामला पूरी संदिग्ध है, वास्तविकता नहीं है। अब लेकिन अब देखिए यूपी एटीएस जो है हिरासत में ली है, क्या होता है ये अब आप इसका इंतज़ार करिए। परिचय, मैं विनय ग्रहरी, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मामला, ये तो साजिश की बू तो आ ही रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते, काठमांडू के रास्ते बाई रोड बॉर्डर को क्रॉस करते हुए किस तरीके से ये भारत के अंदर दाखिल हुई है, ये एक जांच का विषय है। सारी एजेंसियों को वहाँ पे जो भी सुरक्षा के मानक लगे हुए थे वो सबको घातक बताते हुए, सबको बेवकूफ़ बनाते हुए निकल आई। ये तो बहुत बड़ी जो है घटना है। कोई भी आतंकवादी ऐसे भारत आ सकता है, हम इसकी जांच की मांग कर सकते हैं। और जो भी इसके अंदर जिन्होंने छुपा के रखा था वो भी दोषी हैं और वो खुद दोषी हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इरशादुल्लाह और सचिन की जो कहानी है वो एक फिल्मी कहानी लग रही है, और जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो एक फिल्म की तरह उसको बस बता रही है। तो इस पर जहाँ तक है जांच होनी चाहिए इस पर, और इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए, सब सच सामने आना चाहिए। प्रयागराज के महुआमा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार मामले में आरोपी को पुलिस ने 16 घंटे में गिरफ्तार किया है। रिश्ते के भाई ने ही लड़की के साथ किया था दुष्कर्म। प्रयागराज के महुआमा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी नानी के घर आई 10 वर्षीय रूपा काल्पनिक नाम के साथ उसके चचेरे भाई आदित्य चौहान ने बहला फुसला कर दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अब यहां युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। तो वहीं प्रेस वार्ता करते हुए उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। 2023 को थाना महुआमा में रात्रि को एक लिखित तहरीर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उन्हीं की जो बच्ची है, 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म की सूचना मिली। इसमें तत्काल एक्टिव होकर एसीपी फूलपुर द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और रिकॉर्ड 16 घंटे में अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। बच्चे का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और जल्दी बयान कराकर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह सब सुनने में हमारे मन में ख्याल आता है कि आने वाली पीढ़ी क्या इस चहकती प्रजाति को देख पाएगी। दरअसल ये प्रजाति अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसी विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर NB सिंह अपने निजी खर्च से 200 सुंदर घोंसले का निर्माण कराया है और घोंसले की डिज़ाइन को बनावट आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रोफेसर NB सिंह ये घोंसले पक्षी प्रेमियों के बीच निःशुल्क वितरित कर रहे हैं, घर के सामने इसे रखने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले कच्चे घर हुआ करते थे जहां गौरैया पसंदीदा आवास होता था। और क्या कुछ कहना है प्रोफेसर NB सिंह का, आइए दिखाते हैं। जीव जंतु हैं, सभी जरूरी हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मनुष्य ने विकास में
कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया है, जिससे कीटनाशक से कीड़े मरे हैं, जो चिड़ियों का भोजन है, इससे चिड़िया नष्ट हुई हैं। चिड़िया हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर जितनी चिड़िया कम होगी, हमको उतना ही कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। अगर चिड़ियों की वृद्धि होती है, जैसे गौरैया हमारे घरों में आसपास रहती थी, तो कीड़ों को नियंत्रित करने में बहुत आसानी थी। लेकिन आज इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, एयर कूल्ड कच्चे घर हुआ करते थे, खपड़ेल घर हुआ करते थे, उसमें चिड़िया रहा करती थी। लेकिन आज घर पक्के हो जाने से उनका घरों का तापमान बढ़ता जा रहा है, चिड़ियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है। अब गौरैया बाहर रहने लगी है, लेकिन अधिक तापमान में, अधिक पानी के कारण गौरैया का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं, 1954 में गौरैया को चाइना में मारने का आदेश हुआ था कि गौरैया बहुत अनाज खाती, इसको नष्ट कर दिए। फिर गौरैया को लोग जगह जगह के मारना शुरू किए, ढोल नगारा बजा बजा के मारना शुरू किए। इसके बाद जब गौरैया सब खत्म हो गई, तो इसके बाद सूखा पड़ गया, इतने ज़्यादा कीड़े पैदा हो गए तो उनको भूखमरी हो गई। इसके बाद उनको गौरैया को ख़रीदना पड़ा। अभी आप सुने होंगे टिड्डी दल आया था, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों से निकलता है। टिड्डी दल को पाकिस्तान में नियंत्रित करने के लिए चाइना ने 2 लाख बतखें पाकिस्तान को उपहार स्वरूप दी थी। तो चिड़ियों के इस तरह महत्व है। और पॉलिनेशन में, परागकण में, बीज प्रकीर्णन में, फलों के प्रकीर्णन में चिड़िया का बहुत महत्व है। आपने शुरू करी है? तो मैं घोंसले बनाया हूँ, कम से कम 1 लाख के घोंसले बना करके मैंने बांट दिया है। कुछ लकड़ी के घोंसले बनवा के बांटे हैं, कुछ फाइबर के घोंसले मैंने बंटवाए हैं। यह प्रक्रिया हमारी सतत चलती रहेगी चिड़ियों के सुरक्षा के लिए, क्योंकि तमाम कीट हैं जो कि हमारी फसलों को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। उनसे बचाने के लिए चिड़िया एक महत्वपूर्ण मित्र की भूमिका अदा कर रही है। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जहां 7 लाख क्यूसेक्स पानी पीछे से छोड़ा गया है और जल स्तर प्रयागराज में बढ़ेगा और नदियों के जल स्तर प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। 7 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है, जल स्तर में लगातार वृद्धि जारी है। अब यमुना के साथ साथ गंगा में बढ़ोतरी शुरू है। दिल्ली के बाढ़ की दस्तक अब प्रयागराज में भी देखने को मिल सकती है। निचले इलाके में छोटा बगाड़ा, नवेदा और दारागंज, करैली, करैला बाग, ये सब एरिया निचले इलाकों में आते हैं। लोगों में दहशत है और ऐसे में प्रशासन जहां अब दावा तैयारी का कर रहा है और साथ ही प्रशासन के मानी जाए तो ऐसे में उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है, मगर घाट पर रहने वाले भी लोग बाढ़ के पानी से बढ़ते परेशान हैं और उनको अब पीछे की ओर जाना पड़ रहा है। और उनका क्या कुछ कहना है बढ़ते हुए बाढ़ के पानी को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। दिक्कत हो रही है आप लोग? भाई बहुत दिक्कत हो रही है इतने टाइम। क्या क्या दिक्कत है? यही दरिया जज बाढ़ रहता था, अपना उनको दुकान पीछे साइड लेते जाना है और ये वाला नाला भी फोड़ रहा है। इसमें तो अभी और दिक्कत हो के लिए बिना से ला दो, फिर बोट पे ला दो, बोट से लादने के बाद रहती होता, फिर वहाँ से फिर से जो गाड़ी पे टाली या पे ला दो तो फिर आगे ले जाओ। रोटी पे कितना असर पड़ेगा? भाई बहुत 3 से 4 महीने अब ये हम लोग कितने टाइम दिक्कत ही है, या तो दुकान बंद करो या तो कोई जाकर दूसरा काम धामे रहो। ये हालत है। ये हालत तक के। सौरभ निषाद। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है रीडर रोड मार्केट का, जहां पर दवा मार्केट होलसेल है और यहां पर पार्किंग भी नहीं है और लोग सड़क पर वाहन खड़े करते हैं, जिससे कि प्रयागराज जंक्शन की ओर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार यहां जाम लग जाता है, जिससे कि एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है और पुराने शहर का ये व्यस्त इलाका है रीडर रोड, जहाँ पर प्रयागराज जंक्शन से कई इलाकों को जोड़ती है ये रोड और इस रोड पर वीआईपीओ का भी आना जाना होता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि दवा मार्केट में पार्किंग ना होने से सड़क पर ही वाहन खड़े होते हैं और यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनके पास अपनी पार्किंग भी नहीं है, जिसके कारण सड़क पर यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन पर अंकुश लगाने में जहाँ यातायात पुलिस भी नाकाम है। बहुत रहता है, यहाँ पे जाम लगा रहता है, रोड पे गाड़ी बीचों बीच में लगी रहती है, आने जाने में दिक्कत होती है, मोहल्ले वालों को दिक्कत होती है। तो पार्किंग ले लीजिए, जहाँ पार है वहीं लोग दे रहे हैं गाड़ी, वो उनको देख लीजिए। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? पार्किंग नहीं ना सर यहाँ पे, तभी तो रोड पे गाड़ी लग रही है। यहाँ पे गाड़ी अगर होती तो पार्किंग रहना चाहिए ना। कितने हम आ रहे हैं यहाँ पे। दवा की बहुत सारी दुकान है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दिक्कतें होती है, सभी को होती है। क्या नाम है किसका?
हमारा चाय पड़ी। संगम नगरी प्रयागराज जहां अक्सर अपनी रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहते हैं, जहां प्रोफेसर एनबी सिंह हरियाली गुरु के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने लाखों पेड़ प्रयागराज में लगाए हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह पेड़ लगाने के साथ साथ जहां जीव जंतु की रक्षा के लिए भी कार्य करते हैं, तो वहीं आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के घर पर सांप निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रोफेसर एनबी सिंह वहां पहुंचे और सांप को कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू किया। सांप ने कई बार उन्हें काटने की भी कोशिश की। प्रोफेसर ने सफलतापूर्वक सांप को रेस्क्यू कर वहां से सुरक्षित ले गए और ले जाकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बता दें, साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि सावन का महीना है और ऐसे में सांपों के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें, उन पर किसी प्रकार की चोटें ना पहुंचे, उनको सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दें। सावन के महीने में सांप का भी ध्यान जरूर रखें। ऐसे में प्रोफेसर एनबी सिंह ने की लोगों से अपील। प्रयागराज में जहां चांद का दीदार होते ही माह मुहर्रम की शुरुआत हो जाएगी। चांद के दीदार के बाद पूरा मुल्क गम में समा जाएगा। चांद रात के दिन से ही ताज़ियादारी शुरू हो जाएगी। दोंदीपुर के लल्लन नाई का आलम से ताज़ियादारी शुरू हो जाती है। 10 दिन लगातार आलम और मेहंदी निकाल ली जाती है। माह मुहर्रम की 9 तारीख को चक मासूम अली असगर का झूला उठाया जाता है। चक बहादुरगंज लोकनाथ लाल डिग्गी बजाजा पट्टी होते हुए सब्जी मंडी इमाम बाड़े पर रखा जाता है। इसके बाद निरंजन सिनेमा जादसेनगंज से बड़ा ताजिया उठाया जाता है और इमाम बाड़े पर अपने कदीमी रास्ते से पूरा करते हुए इमाम बाड़े पर रखा जाता है। माह मुहर्रम की 10 तारीख के दिन में फिर बड़ा ताजिया उठाया जाता है। विभिन्न रास्तों से करबला पहुंचता है। वहीं अकीदतमंद फूल दफना दिया जाता है। अली हुसैन के सौदाई आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ लौटते हैं। साथ ही बुढ़ा ताजिया भी 10 तारीख को उठाया जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।